स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर होंगी रवाना। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया के पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने के निमंत्रण पर वहां का दौरा करेंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा अपनी अल्जीरिया यात्रा में राष्ट्रपति भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच और सिटी अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय को भी संबोधित करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार अपनी यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया का दौरा करेंगी। ये यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब मॉरिटानिया अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभाल रहा है। मॉरिटानिया की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद ओलद शेख अल गजोनी से भी बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू के मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी मिलने की उम्मीद। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। ये यात्रा भारत मॉरिटानिया द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि मॉरिटानिया के बाद मलावी के राष्ट्रपति डॉक्टर लाजरस मैकार्थी चकवेरा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का भी दौरा करेंगी। मलावी की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मलावी के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू की अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की राजकीय यात्रा अफ्रीका के देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने की भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये यात्रा भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने के 1 साल बाद हो रही है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर सियासी पारा बढ़ने लगा है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। इस बीच उपचुनाव पर आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक में टिकट बंटवारे से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल होंगे। फिलहाल 10 सीटों के लिए 30 से अधिक उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने तय कर लिए हैं। हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम कुछ दिन पहले सीएम आवास पर लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक में तय हुए थे और इन सभी नामों को लेकर बैठक में आज चर्चा होगी। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। भाजपा ने 3 सीटें जीती थी, जबकि आरएलडी और निषाद पार्टी के खाते में 1-1 सीट आई थी। बता दें कि यूपी में करहल, मिल्कीपुर, कठेरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 2 माह पहले महिला डॉक्टर के दुष्कर्म एवं उसकी हत्या की घटना को लेकर आमरण अनशन कर रहे एक जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी मेडिकल उत्तर बंगाल मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी आमरण अनशन पर बैठे लोगों में शामिल हैं और वो ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिनकी तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर डॉक्टरों ने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया और कहा कि राज्य सरकार अनशनकारी डॉक्टरों की हालत बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले दिन में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आलोक वर्मा को भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 3 दिन पहले अनिकेत महतो को आरजीकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में अपना आमरण अनशन शुरू किया था।
कथित हवाई क्षेत्र उल्लंघन के दावों का हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने खंडन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग में राज्यपाल ने कहा कि भारत की सीमा में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं है। दरअसल हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भारत चीन सीमा के बीच चीनी ड्रोन के देखे जाने की बात कही थी, जिसके बाद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने उसका खंडन किया। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। नया सौर ऊर्जा संयंत्र सरकारी संस्थानों के भीतर नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देते हुए GSITI के कार्बन पदचिह्न को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि ये पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, ऊर्जा दक्षता और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु कार्रवाई में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के जनसंपर्क कार्यालय के पास बांद्रा ईस्ट में हमलावरों ने गोली मार दी थी। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की फायरिंग मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सीएम शिंदे ने कहा कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरा आरोपी अभी फिलहाल फरार है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध पर विदेश नीति के जानकार फरीद जकारिया ने पीएम नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी रूस यूक्रेन युद्ध में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि फरीद जकारिया ने जोर देकर कहा कि इसके लिए पीएम मोदी को दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभानी होगी, जो अक्सर मुश्किलों और आलोचनाओं से भरी होती है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए जकारिया ने माना कि भारत पारंपरिक रूप से विदेश नीति के मामलों में तटस्थ रहता है, लेकिन अगर भारत चाहे तो वो एक बहुत ही व्यवहारिक और रचनात्मक भूमिका भी निभा सकता है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की। बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को परिवर्तन का वाहक बताया। साथ ही कहा कि मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। जॉनसन ने अपने नए संस्मरण में बड़ा खुलासा किया है कि 1 दशक पहले जब वो लंदन में पीएम मोदी से मिले तो उन्होंने अलौकिक ऊर्जा को महसूस किया था। हाल ही में बोरिस जॉनसन का जीवन संस्मरण अनलीश्ड प्रकाशित हुआ है। अपनी पुस्तक में उन्होंने एक पूरा अध्याय भारत ब्रिटेन संबंधों को समर्पित किया है। उस अध्याय में उन्होंने पीएम मोदी के साथ अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में आज ही के दिन पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था। इसका मकसद देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सड़क, रेल, जल और वायु मार्गों का निर्माण कर लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के नाम पर सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में नेतन्याहू ने रतन टाटा को भारत का गौरवशील बेटा कहा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पापाकुंशा एकादशी के अवसर पर आज गंगा आरती की गई। श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापाकुंशा एकादशी का व्रत और पूजन किया जाता है। आज दुनिया आपदा जोखिम को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रही है। इस वर्ष का विषय एक रेजिलिएंट फ्यूचर के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में भारी बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में जलभराव देखा गया। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में आंधी और तूफान के साथ मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं बारिश के कारण यातायात प्रभावित होने की भी संभावना है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं।
बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। पंजीकरण के लिए समर्पित पोर्टल हुआ लाइव। पीएम इंटर्नशिप स्कीम पोर्टल के जरिए 193 बड़ी कंपनियों ने 90,000 से ज्यादा इंटर्नशिप की पेशकश की है। इस योजना के लिए 21 से 24 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जमकर हुई खरीदी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों ने एक हफ्ते में 55,000 करोड़ के सामान बेचे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26% ज्यादा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SME कंपनी ट्रैफिकसोल ITS टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की ओर से IPO दस्तावेजों में किए गए खुलासे की विस्तृत जांच का फैसला किया। सेबी ने BSE को कंपनी के शेयर सूचीबद्ध करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया है। सेबी की जांच 30 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। केंद्र ने राज्यों को लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए का कर हस्तांतरण जारी किया है। कर हस्तांतरण की कुल राशि 1,68,173 करोड़ रुपए है, जबकि सामान्य मासिक हस्तांतरण 79,086.5 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये राशि आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है, ताकि राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने में मदद मिल सके। कर हस्तांतरण की कुल राशि अलग अलग राज्यों में बांटी गई है। हेमंत जैन ने PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वो संजीव अग्रवाल का स्थान लेंगे। उद्योग मंडल ने एक बयान में कहा कि राजीव जुनेजा ने PHDCCI के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अनिल गुप्ता ने उपाध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। हेमंत जैन ने कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में PHDCCI का नेतृत्व करना सम्मान की बात है। भारत के बुनियादी ढांचे के विकास और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति योजना में विभिन्न मंत्रालयों के 15.39 लाख करोड़ रुपए की 208 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन किया गया। दशहरे पर घरेलू सराफा बाजार में सोने की कीमत में काफी इजाफा हुआ और चांदी भी सर्वोच्च स्तर पर है। सोने की कीमत 760 रुपए प्रति 10 ग्राम उछली, तो वहीं दिल्ली में चांदी 96,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि पिछले 10 दिनों में हुआ 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार। प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि दिवाली तक बम्पर कारोबार होगा और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट के बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए प्रति लीटर रही और डीजल की कीमत 87.62 रुपए प्रति लीटर रही। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है। इसके साथ ही ये मुकाम हासिल करने वाले ये 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। HAL परियोजनाओं में अपनी संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकता है और सरकार की मंजूरी के बिना विदेशी उद्यमों में 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकता है। अमेरिका ने ईरान के तेल को एशिया में खरीदारों को बेचने के लिए अवैध रूप से ले जाने के आरोप में दर्जन भर जहाजरानी कंपनियों को प्रतिबंधित किया। ईरान के 1 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले के बाद उसके ऊर्जा व्यापार पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ दिन बाद ही अमेरिका ने कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया।
लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में अपने सैनिक भेजने वाले 40 देशों ने की शांति सैनिकों पर हुए इजरायली हमलों की निंदा। एक संयुक्त बयान में 40 देशों ने सभी पक्षों से UNIFIL के मिशन का सम्मान करने और अपने कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। यूनिफिल ने इजरायली सेना पर जानबूझकर उसके ठिकानों पर गोलीबारी करने का आरोप लगाया। दक्षिणी लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जमीनी जंग जारी है। पिछले 3 दिनों में हुए हमलों में कम से कम 5 शांति सैनिक घायल हुए। पॉलिश संयुक्त राष्ट्र मिशन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐसी कार्रवाइयां तुरंत बंद होनी चाहिए और इसकी पर्याप्त जांच होनी चाहिए। संयुक्त बयान पर इंडोनेशिया, इटली और भारत सहित अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए। कोस्टा रिका के कुछ हिस्सों में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि भूकंप से जानमाल के किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप का केंद्र कोस्टा रिका के प्रशांत तट पर तमारिंडो से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में निकारागुआ की सीमा के पास था, जहां इसे महसूस किया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलोराडो के अरोरा शहर में रैली के दौरान कहा कि वो संकल्प लेते हैं कि 5 नवंबर 2024 अमेरिका में मुक्ति दिवस होगा। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन अभियान शुरू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने वाले प्रवासियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो देश में अवैध लोगों के आक्रमण को रोकने के लिए सीमा को बंद कर देंगे। दूसरी प्रांत चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी में एक ईंधन केंद्र में हुए धमाके में 2 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि ईंधन केंद्र में धमाके के बाद आग फैल गई, जिसमें 5 अन्य लोग झुलस गए। चेचन्या के नेता रमजान कादिरोव ने एक बयान में कहा कि वो मामले की निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व पीएम इमरान खान और उनके पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी चेतावनी। कहा, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन करने पर होगा बल का प्रयोग। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरकार SCO शिखर सम्मेलन के मौके पर PTI के विरोध को रोकने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी। साथ ही 15 अक्टूबर को होने वाला विरोध प्रदर्शन देश की अखंडता पर हमला है। भारत में भुखमरी में कमी आई। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत इस बार 127 देशों की सूची में 105वें स्थान पर आ गया है। पिछले वर्ष 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर था। GHI की 19वीं रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश से पीछे है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुकाबले अच्छी स्थिति में है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज एक अहम मैच में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को इस मैच में बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की जरूरत। 3 में से 2 मैच जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया की टीम खिलाड़ियों की चोट से परेशान है। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। भारतीय टीम को अपना रन रेट सुधारने की जरूरत है, तो वहीं टीम की नजर न्यूजीलैंड के मैच पर भी रहेगी। भारतीय टीम ने 3 में से 2 मैच जीते हैं। T20 महिला क्रिकेट विश्व कप में आज इंग्लैंड और स्कॉटलैंड आमने सामने होंगे। ये पहला मौका है जब ये दोनों टीम T20 मैच में आमने सामने होंगी। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में शनिवार को खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 8 विकेट से बड़े अंतर से हरा दिया। इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की ये दूसरी जीत रही। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज 3-0 से जीत ली। शनिवार को खेले गए तीसरे T20 मैच में भारत ने बांग्लादेश को 133 रन से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 6 विकेट पर 297 रन का विशाल स्कोर बनाया। ये T20 क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने शानदार शतकीय पारी खेली। ये संजू सैमसन का पहला T20 शतक है। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो
है ना आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तान्या हेमंत ने बेंडिगो इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में तान्या ने चीनी ताइपे की खिलाड़ी को हराया। नोवाक जोकोविच ने शंघाई मास्टर्स के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। जोकोविच ने सेमीफाइनल में टेलर फिट्स को 6-4, 7-6 के अंतर से हराया। शंघाई मास्टर्स के फाइनल में जोकोविच का सामना यानिक सिनर से होगा। सिनर प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी हैं। चीन के झैंग किनवेन ने वुहान ओपन के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। झैंग ने सेमीफाइनल में हमवतन वांग शिनयू को हराया। वुहान ओपन के फाइनल में झैंग किनवेन का सामना एरेना समालिका से होगा। समालिका सेमीफाइनल में कोको गॉफ को हराया था। वुहान ओपन के महिला युगल फाइनल में आज जेसिका पेगुला और आसिया मोहम्मद की अमेरिकी जोड़ी का सामना इरीना और एना से होगा। यूएफए नेशंस लीग मैच में स्पेन ने डेनमार्क को 1-0 से हरा दिया। स्पेन के लिए मैच का एकमात्र गोल मार्टिन जुबिमेंडी ने किया। एनिमेटेड फिल्म द वाइल्ड रोबोट 18 अक्टूबर को भारतीय सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। यूएसए के बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई के बाद निर्देशक क्रिस सेंटर्स ने फिल्म के सीक्वल को लेकर खुशखबरी दी है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के दुखद निधन की खबर सुनने के बाद अभिनेता सलमान खान ने लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस की शूटिंग बीच में ही रद्द की। विजयदशमी के अवसर पर बोनी कपूर और खुशी कपूर ने दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के सम्मान में मुंबई में एक जंक्शन का उद्घाटन किया। फैशन वीक 2024 में डिजाइनर पायल सिंगल के लिए श्रेया सरल शो स्टॉपर बनी। जहां अनारकली पहन उन्होंने रैंप पर डांस कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कृष्णा अभिषेक ने अपने मामा गोविंदा के लिए एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने मामा की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की। वहीं कृष्णा के वीडियो पर गोविंदा के बेटे ने भी प्रतिक्रिया दी। पंजाबी सिंगर और एक्टर गिपी ग्रेवाल ने अपनी नई फिल्म अकाल की घोषणा की। ये फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। फिल्म में शंकर एहसान लॉय ने संगीत दिया है। ये फिल्म बैसाखी के मौके पर रिलीज होगी। गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद निर्माता अनिल शर्मा ने अपनी अगली फिल्म वनवास की घोषणा की है। ये फिल्म जी स्टूडियो पर द्वारा रिलीज की जाएगी। चिरंजीवी की फिल्म विशंभरा के ट्रेलर की पहली झलक सामने आई है। फिल्म में चिरंजीवी और त्रिशा कृष्णन लीड रोल में है। फिल्म में एक्शन और फैंटेसी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा ने रिलीज के दूसरे दिन 6.50 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ अब तक फिल्म का टोटल कलेक्शन 11.05 करोड़ रुपए हो चुका है। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरे की फिल्म विक्या विद्या का वो वाला वीडियो ने दूसरे दिन 6.75 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म की टोटल कमाई 12 करोड़ रुपए हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़े शुरुआती हैं। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो के निर्देशक राज शांडिल्य ने आधिकारिक बयान में मैजाक फिल्म से पूर्व अनुमति लिए बिना रोमांटिक कॉमेडी फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में स्त्री के कैरेक्टर और डायलॉग का उपयोग करने के लिए माफी मांगी। एक्टर अनुपम खेर ने अपनी आगामी फिल्म विजय 69 को जुनून, दृढ़ता और अडिग मानवीय भावना का प्रतीक चिन्ह कहा। विजय 69 की स्ट्रीमिंग नेटफ्लिक्स पर होगी। और सिद्धू जोन्नालगड्डा, रविकांत पेरुपुर, नागावामसी की आगामी फिल्म कोहिनूर भाग 1 होगी। ये फिल्म 2026 जनवरी में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में इतना ही। नमस्कार।